सर थोड़ा-सा आप संघर्ष के बारे में बताइए, कैसे आप जब छोटे थे तो आपकी पढ़ाई छूट गई थी और फिर कैसे आपने जॉब करके अपनी पढ़ाई जारी रखी? जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी बीमार रहते थे, उनकी कभी नौकरी होती थी, कभी नहीं होती थी। तो जब मैंने 10वां क्लास पास किया, उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि शायद वो मुझे नहीं पढ़ा पाएँगे, क्योंकि मेरी 5 और बहनें भी थीं और सबका भार उन्हीं के ऊपर था। हम लोग एक छोटे से कमरे में 8 लोग रहते थे, मेरे पेरेंट्स, 5 बहनें और मैं भाई। लेकिन 10वीं क्लास के बाद जब मेरी पढ़ाई ख़त्म होने का एक चीज़ बताई गई मुझे, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत सोचना चाहिए कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जी। तो मेरे कज़न एक आर्मी में सेलेक्ट हो गए थे। वो एक छोटी सी कंपनी, छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे, तो मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने कहा कि मेरे कज़न आर्मी जॉइन कर रहे हैं, उनकी शायद नौकरी खाली होगी, आप अगर मुझे दे सकें। तो कंपनी के मालिक ने बोला कि हाँ, तुम्हारे भाई बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत ईमानदार हैं। अगर आप भी उन्हीं की तरीके से हो तो मुझे आपको हायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, उन्होंने मुझे ₹100 महीने की नौकरी दी। लेकिन इट वाज़ लेट 60s, सो इट वाज़ गुड मनी। सो मे बी आपकी जो उस समय उम्र रही होगी 17-18 साल रही जी होगी नहीं, शायद, मेरी उम्र उस टाइम पर 14-15 साल रही थी। और आपने उस समय जॉब करी। उस टाइम पे मैंने जॉब की, 2 साल तक मैं उस फैक्ट्री में जॉब करता था। मैं उस फैक्ट्री का चपरासी से लेकर मैनेजर तक था। क्योंकि एक ही पढ़ा लिखा आदमी था, बाकी सब लोग जो मज़दूर थे, काम करने वाले टेक्नीशियंस थे, वो सब या तो सेमी लिटरेट थे या इलिटरेट थे। तो मेरा काम था कि सुबह आकर के सारे वर्कर्स को बताना कि उन्हें क्या-क्या काम करना है, उनकी हाज़िरी लेना, और जो रात की शिफ्ट में और कल का माल तैयार हुआ है, उसको ले जा कर के मुझे बड़ी कंपनीज़ में सप्लाई करना है। वहाँ से चेक इकट्ठा करना है, बैंक में जाना है, वहाँ जाकर डिपॉज़िट करना है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकालना है, लेजर लिखना है, अकाउंट्स बुक्स लिखनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, कोई मशीन ख़राब हो जाए उसे ठीक कराना है। कहने का मतलब ये है कि मैं चपरासी से लेके मैनेजर सब का काम खुद ही करता था। लेकिन इससे मुझे एक मैनेजमेंट सीखने का मौका मिला। जी। कई बार मैं सोचता हूँ कि वो मेरा प्रैक्टिकल एमबीए था, जिससे मुझे ज़िंदगी में चीज़ें मैनेज करना आ गया, कठिन परिस्थितियों में भी। तो आपने पहले पैसे इकट्ठे करे उस जॉब से और फिर आपने वापस अपना हाँ, इंटरमीडिएट शुरू किया और ग्रेजुएशन किया। जी हाँ। उसके बाद जब मैंने 2 साल तक पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि अब मैं दोबारा पढ़ने जाना चाहता हूँ 11वीं क्लास में। तो जो मेरा कंपनी का मालिक था, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। तो जब कभी भी गर्मी की छुट्टी हो, आप मेरे यहाँ आ जाइएगा और 2-3 महीने काम कर लीजिएगा। तो इन अ वे समर जॉब वाज़ एश्योर्ड फॉर मी, और आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 60s, जिस टाइम पे समर जॉब शायद होती नहीं थी। लेकिन मेरे लिए समर जॉब्स थी, तो मैं गर्मी की छुट्टी में 300-400-500 रुपए अर्न कर लेता था, जिससे कि मेरी किताबें, मेरी फ़ीस हो जाती थी और भी पैसे बच जाते थे, मैं अपनी माँ को दे देता था। तो ग्रेजुएशन आपका कहाँ से हुआ सर? कानपुर से, और पोस्ट ग्रेजुएशन? वो भी कानपुर से ही। तो जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं शायद एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं डॉक्टर बन सकूं। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट बेस्ट थिंग वुड बी टू बिकम अ साइंटिस्ट, एंड इफ़ आई कैन वर्क इन द एरिया ऑफ medical sciences, do research and do certain things which will be helpful in developing medical sciences. तो मैंने ये काम करना शुरू किया कि अपना बीएससी पास किया केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर के, और उसके बाद मेरा मास्टर्स केमिस्ट्री में था और स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, जिसमें ड्रग केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, थोड़ी बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करता था। केमिस्ट्री बेसिकली बहुत हेल्प करता है, अगर आप बायोलॉजिकल साइंस में हो तो केमिस्ट्री आपकी बहुत मदद करता है आगे बढ़ने की। बिकॉज देन यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। आई एम रियली थैंकफुल टू माई टीचर्स। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया और इनकरेज किया कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुमको पीएचडी करना चाहिए। तो एमएससी पास करने के बाद गर्मी की छुट्टी में फिर मैं उसी कंपनी में चला गया था, लेकिन उसके बाद एक कंपनी में नौकरी मिली साइंटिफिक। उसके बाद मेरा पीएचडी में करने का बहुत इंटरेस्ट था जी। तो मैं पहले आईआईटी कानपुर में गया। उस टाइम पर सीएनआर राव साहब भारत रत्न वहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे। तो उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर में उस टाइम पर वो सिर्फ उन बच्चों को लेते थे जिनके पास फिज़िक्स और मैथमेटिक्स अंडर ग्रेजुएट लेवल में होता है, वो मेरे पास नहीं था। तो आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन आईआईटी कानपुर। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ स्ट्रीट क्रॉस करो, सामने एक और इंस्टीट्यूट है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है और फिज़िकल केमिस्ट्री है, तुम जिसमें चाहो एडमिशन ले सकते हो। तो मैं वहाँ गया, अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, तो मेरा सिलेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों में हो गया था। तो मैंने चूज़ किया बायोकेमिस्ट्री बिकॉज इट वाज मोर क्लोजर टू मेडिकल साइंसेज। और मैं शायद सोचता था कि अगर बायोकेमिस्ट्री करूँगा तो शायद एक दिन किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा पाऊँगा बायोकेमिस्ट्री, ये सोच करके मैंने एडमिशन ले लिया था। तो पीएचडी आपकी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से कानपुर से हुई, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। जी।